नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। आज का वीडियो है डिफेंस इन क्रिमिनल केसेस और एफआईआर पर स्पेशल रूप से अपन बात करेंगे। तो यानी कि जो क्रिमिनल केसेस हैं उनमें अगर आपके पास कोई डिफेंस नहीं है और आप मुकदमा लड़ रहे हो तो ठीक वैसे ही है जैसे आपको कहां जाना है पता नहीं और आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी स्टार्ट कर दी और गाड़ी रोड पे लेकर निकल गए, जाना कहां है आपको पता ही नहीं। इसी प्रकार से मैंने देखा है कई सारे एडवोकेट जिनको डिफेंस का पता ही नहीं होता है, उनको पता ही नहीं होता है डिफेंस कैसे लेना है, और वो जीरक कर रहे हैं ना, चिप करा रहे हैं या जीरक कर रहे हैं या कोई एप्लीकेशन पेश कर रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं। तो जब तक आपका डिफेंस कंप्लीट नहीं है, यानी कि जैसे आपके पास मुकदमा आया, आपके दिमाग में एक योजना, एक प्लान होना चाहिए, उस प्लान के अनुसार ही आपको मुकदमा लड़ना चाहिए कि आप आपके एक्यूज को किस प्रकार से बरी कराएंगे, यानी कि डिफेंस आपके पास होना चाहिए। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से डिफेंस वास्तव में होते हैं, आपको कौन सा डिफेंस किस मामले में लेना चाहिए, यह भी बात करेंगे। साथ में अपन ये भी बात करेंगे कि एक्यूज को बरी कराने के लिए कौन कौन से डिफेंस महत्वपूर्ण है, और अगर आपको कोई डिफेंस नहीं मिल रहा है तो आप जब क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं उस समय भी आपको कोई डिफेंस मिल सकता है, वो कैसे मिलेगा इस पर भी अपन बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपन आज का वीडियो, है ना। तो सबसे पहले देखो, जो सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, ज्यादातर कुछ नए एडवोकेट भी करते हैं तो पुराने भी कर लेते हैं, मैंने देखा है। वो क्या बोलते हैं, घटना ही नहीं हुई, है ना, ये डिफेंस ले लेते हैं। ये सबसे गलत डिफेंस है कि घटना ही नहीं हुई। यानी ये डिफेंस आपने ले लिया तो आपका मार्ग सीधा इस ताड़ियों की तरफ जा रहा है। आप एक्यूज को लेकर, ये एक्यूज बेटा बेटा रो रहा अंदर, आपने खुद ही अंदर फिट कर दिया। घटना ही नहीं घटित हुई ऐसा डिफेंस 99.9 मामलों में नहीं लेना चाहिए। मैं तो कहता हूं 100% मामलों में आपको कभी भी जज साहब को यह नहीं समझाना चाहिए कि यह घटना हुई नहीं तो मामला सारा बिगड़ जाएगा। तो पहली बात तो आपको समझ में आ गई, कौन सा डिफेंस नहीं लेना है, घटना नहीं हुई, अपने डिफेंस नहीं लेना है, अपने इस रास्ते जाना ही नहीं। तो फिर डिफेंस क्या ले, है ना। डिफेंस आपको ले सकते हो आप, एक तो आप घटना के समय आप मौके पर नहीं थे, ठीक है ना। तो घटना हुई होगी, मारपीट हुई, मर्डर हुआ, कुछ भी हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, नुकसान हुआ होगा, मैं उस समय मौके पे नहीं था। दूसरा, मैंने यह अपराध नहीं किया। मान लो आपका यह आ जाता है कि आप मौके पे थे तो आपने अपराध नहीं किया, एक ये, दूसरा ये। तीसरा, जो डिफेंस है वो बड़े बड़े मामलों में लिया जाता है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कोर्टें हैं, एडीजे, वहां पर बड़े मामलों में लिया जाता है कि मैंने जो कार्य किया है वो अपनी सुरक्षा में किया है, यानी मैंने कोई अपराध नहीं किया। साधारण अपवाद जो अध्याय है, लेसन, उसको पढ़ने पर आपको ये टॉपिक मिलेगा, है ना। कि भाई जैसे आपके साथ आपके कोई गोली मारा था, आपने उसको दो चांटा लेकर धक्का दे दिया, गिर गया, उसकी चोटें आ गई, है ना, तो फिर वो आप किसमें आ जाओगे, सुरक्षा में। जैसे किसी महिला के साथ कोई बलात्कार कर रहा था, उसने एक लट मार दिया, ठीक है, उसका हाथ पैर टूट गया, वो मर भी गया, तो ये किसमें आ गया, सुरक्षा में आ गया। मगर ये छोटी कोर्टों में आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे ये जाहिर हो जाता है कि आपने घटना की, फिर आपको ये सुरक्षा में की, ये साबित किसको करना पड़ेगा, आपको, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर आके बैठ जाता है। इसलिए ये नहीं लेना, क्योंकि फौजदारी मामले में ज्यादातर, है ना, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है, जो बात को कहता है कि मेरे साथ मारपीट हुई, मेरे साथ ये, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, उसको साबित करना होता है। जहां बर्डन ऑफ प्रूफ सामने वाले व्यक्ति पर हो वहां पर अपने बचने के चांस ज्यादा है, और जहां बर्डन ऑफ प्रूफ अपने ऊपर हो, यानी साबित करने का भार अपने पर हो कि आप बताओ कि आपने अपराध नहीं किया, है ना, तो फिर आपका मामला फंस जाता है। जैसे पोस्को वाला एक्ट है ना, उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पे आ जाता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई गलती कौन सी नहीं करनी। फिर बचा के लेना, आप मौके पे नहीं थे, यह अपराध आपने नहीं किया, और एक सुरक्षा के रूप में किया, इन सब में से किसी एक को आपको लेना है। जहां पर लड़ाई झगड़ा हुआ, यानी मारपीट हुई या घटना कोई गंभीर नुकसान हुई, ये 420 वाले मामले में, 467, 468 वाले मामले में डिफेंस अलग होता है, उसकी पूरी सीरीज आएगी तब आपको उसका भी बता दूंगा, है ना। अभी सब मिक्स नहीं करते।
तो कौन सा डिफेंस आप लोगे ये आपके पहले दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब आपको जैसे कि आप मौके पर ही नहीं थे, वास्तव में मौके पर नहीं थे, जैसे उसमें कहीं आपकी उपस्थिति अन्य जगह थी, आपकी पार्टी बोली अपन, तो वैसे सबूत पेश करें कि साहब ये मेरे साथ बैठा था, हम वहाँ थे, आपकी लोकेशन पे पेश कर सकते हो, या कोई गवर्नमेंट जॉब में थे या कोई प्राइवेट जॉब में थे, वहाँ कोई कैमरों की रिकॉर्डिंग पेश कर सकते हो, या वहाँ के अटेंडेंस में आपके कोई सिग्नेचर है वो पेश करके आप कह सकते हो मैं मौके पर नहीं थे, यानी डिफेंस इस प्रकार से काम करता है। दूसरा ये कि आपने अपराध नहीं किया साहब, है ना, मान लो कोई व्यक्ति कह रहे कि मारपीट हुई है उसमें, या इसने उसने मारा, मैंने इसने मारा, तो उस समय जो गवाह होते हैं उससे आप ये पूछते हो देखो आप तो घटना कितनी देर बाद आए, हाँ इतनी देर बाद आए, आप देखो अंदर होने से आप देख नहीं पाए, तो हो सकता है उस व्यक्ति की उपस्थिति वहां हो मगर वो मार रहा हो ये किसी ने नहीं देखा, यानी कि घटना उसके द्वारा घटित नहीं की गई, ये अपन इस बात में साबित करते हैं। और सुरक्षा वाले मामले थे ये आप अध्याय उसको साधारण अपराध वाले पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई, पर वो थोड़ा मामला रिस्की है। जैसे एक्सीडेंट वाले मामले में आप कि मैं गाड़ी नहीं चला रहा था, आपको जबरदस्ती कभी नहीं कह रहा मैं गाड़ी चला रहा था, नहीं बीच में आ गया फिर एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि बड़े नो प्रूफ सामने वाले पे, तो अपने वही कहना कि साहब ये साबित करें, अपने चुपचाप उसमें रहना चाहिए। अब जो डिफेंस की अपन बात कर रहे हैं, आपको जब कॉग्निजेंस होता है ना, उस समय आपको बहस करनी चाहिए कि साहब इस एक्यूज ने कोई अपराध नहीं किया है, इसके विरुद्ध अपराध नहीं बनता है, और भले अपराध किया होगा इस व्यक्ति ने किया, ऐसा पत्रावली में कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए प्रसंज्ञान नहीं लिया जाता। सबसे पहले लड़ाई आपकी यहां होती है, कोर्ट में आते हैं, फिर आपकी होती है जब आपको आरोप सुनाया जाता है, तब आप डिफेंस पेश करें, अपने एप्लीकेशन पेश करें कि भाई आरोप नहीं बनता है, यानी जिन धाराओं में अपराध आरोप बना रहा है वो धाराएं पुलिस पत्रावली से नहीं बनती, यानी कि ये जो दोनों स्टेज है ये पुलिस पत्रावली पर निर्भर है, तो आपको ये दोनों डिफेंस लेनी चाहिए। ये कैसे लोगे आप पुलिस पत्रावली को पढ़ोगे कि भाई इसमें ये लिखा हुआ है क्या, इसमें जैसे मान लो उसमें आ गया 325 का जैसे पुरानी तरह हड्डी टूटना है ना, और पुलिस पत्रावली में कहीं हड्डी टूटना आ नहीं रहा, ऐसे नहीं है, 325 लगा दिए, तो आप बोल सकते हो कि आरोप इसमें नहीं बनता है, ठीक है ना। 325 के जो भी है, जो हड्डी टूटना ही नहीं, इसमें 5-6 आधार है, उनमें से कोई भी आधार नहीं बन रहा तो आपको नहीं बनना। फिर हो गया आपका ये हो गया कॉग्निजेंस वाला हो गया, फिर आरोप हो गया है ना। फिर आपके पास आते हैं अंतिम बहस। इसमें क्या होता है, ये सबसे ज्यादा आपके लिए पावरफुल है, क्योंकि यहां पर आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर चुके होते हो, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन से ये साबित कर सकते हो कि मैं मौके पे नहीं था, जो आपने आधार लिया है उसमें से जो आधार साबित हो रहा है उसी आधार पर आपको बहस करनी है कि मौके पे नहीं था, या जो व्यक्ति कह रहा था वो झूठ बोल रहा है, या उनके गवाह सही नहीं है। तो ये भी एक यहाँ पर भी आपको बचाव का सबसे बड़ा आधार आपको मिल जाता है ना। अब जो एफआईआर वाली बात करता हूं मैं, क्योंकि जो पत्रावली फौजदारी वाली पत्रावली भी शुरू नहीं है, इसलिए शॉर्ट इसलिए बताया मैंने कि ज्यादा वीडियो लंबे बन जाते हैं। जैसे सबसे पहले अपन छोटी मोटी मारपीट की पत्रावली शुरू से अंत तक देखेंगे, तो उसमें क्या डिफेंस लेते हैं, क्या किस प्रकार से डिफेंस लिया वो देखेंगे। फिर 498 वाला जो दहेज वाला मामला है उसको देखेंगे, उसमें क्या आधार लिया है ना। फिर आर्म्स एक्ट का एक मामला देखेंगे, ऐसे 5-6 मामला, फिर ST/SC का एक मामला देख लेंगे, फोस्को का एक देख लेंगे, तो उसमें क्या बचाव लिया। इस प्रकार से अपने टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। अभी सारा मिक्स कर देंगे तो क्या सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। जो एफआईआर सीरीज चल रही है उस पर चल रहे हैं, तो एफआईआर सीरीज की मैं आपको बता दूं कि कॉग्निजेंस वाला जो मामला है, इसमें कॉग्निजेंस यानी प्रसंज्ञान नहीं बनता है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट क्यों होगा कि पुलिस ने खुद उसको झूठा माना है, और पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस नहीं होता है, ये आप कह सकते हो। हालांकि कॉग्निजेंस वाले मामले में अब क्या होता है, देखो पुलिस ने कोर्ट में एफआईआर पेश की है ना, तो परिवादी को सूचित किया, परिवादी प्रार्थी को, वो कोर्ट में आया, फिर उसने क्या किया, अपनी प्रोटेस्ट पेश की। वीडियो बन चुके हैं। फिर उसने अपनी गवाही पेश की। फिर क्या हुआ, प्रसंज्ञान पे बहस होगी। उससे पहले 223 अभी नए एक्ट में 223 पे लगा है, उसमें अभियुक्त सुना जाएगा, यानी 223
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, तो उस समय आप फिर प्रसंज्ञान होगा, पहले सुना जाएगा अभियुक्त को। किसको? अभियुक्त को। तो उसके पास तो ये गवाही का आधार होगा कि साहब देखो ये गवाही प्रोटेस्ट में मैं कह रहा हूँ, उसने कोई दस्तावेज पेश किया, किसी आधार पर प्रसंज्ञान बनता है। और आपके पास आपके कोई दस्तावेज है, दो दस्तावेज प्लस कि आप मौके पर नहीं थे, या आपने कोई अपराध नहीं किया, या 420 का मामला है तो साहब इस प्रकार का मेरे पास डॉक्यूमेंट है, लिखित है, जो भी आप पेश करोगे, प्लस पुलिस की जो फाइल है वो आपके पक्ष में है, तभी तो प्रसंज्ञान नहीं हुआ ना। पुलिस ने नहीं माना तो आप ये बात बोलोगे तो प्रसंज्ञान को कैंसिल करा सकते, यानी डिफेंस का ही मामला है तो प्रसंज्ञान नहीं होता, मामला वहीं खत्म हो गया। या फिर मामला हो सकता है कि प्रसंज्ञान ले लिया 1 मिनट के लिए, तो फिर वही की वही झगड़ा, प्रसंज्ञान लेने के बाद क्या होगा, ये कॉग्निजेंस ले लिया। इसमें 2 तरह के मामले होते हैं, एक तो होता है समन मामला, दूसरा वारंट मामला। तो समन मामले में तो क्या सीधा आरोप सुना देंगे, तो आप आरोप पे बेस भी करोगे कि ये नहीं बनता, तो उसमें क्या है कि 99% चांस है कि आरोप बनेंगे ही, 10% चांस है कि आरोप नहीं बने, या कुछ धाराओं में आरोप काटे जा सकते हैं, बाकी ये मामला बनते ही है। और वारंट मामले में क्या होते हैं, प्री चार्ज बहस होती है, ठीक है, प्री चार्ज बहस। तो प्री चार्ज बहस में आपको क्या जीरा करने का मौका मिल जाता है, किससे, जो परिवादी है या उसके जो गवाह है। तो जीरा होने के बाद आप जज साहब को समझा सकते हो साहब जीरा में ये बोला इसलिए ये आरोप यानी चार्ज नहीं बनता है ना, क्योंकि जीरा से साबित हो रहा है कि अपराध नहीं है तो चार्ज नहीं बनता। तो यहां पर भी मामला आपका कैंसिल हो गया। फिर मान लो प्री चार्ज होने के बाद मान लिया साहब ने और आरोप बना दिया, तो फिर आप डिफेंस, फिर आप उसके जो बयान होंगे वापस, उसमें आपके वापस वो परिवादी अपराधी अपनी गवाह कराएगा, उन्हीं गवाह को लाएगा। तब आपको ध्यान क्या रखना कि पहले जो क्रॉस में पूछे प्रश्न वही प्रश्न अलग तरीके से पूछना, ताकि आप जज साहब को बोल सको कि साहब पहले तो जो प्री चार्ज बेस में जो क्रॉस एग्जामिनेशन में इसने ये बोला, अब ये बोल रहा है, यानी कि झूठ बोल रहा है। आपके पास एक अच्छा आधार मिल जाता है, जो भी एक बरी कराने का आधार है। और फिर लास्ट में आपके जो आपने बचाव का तरीका अपनाया है उसके आधार पर आपको डिफेंस पेश करनी। जैसे आप मौके पे नहीं थे, इसके गवाह, या कोई नौकरी करते थे और वहां का कोई रजिस्टर है जिसमें हाजिरी रजिस्टर हो गया, या मौके पे उसमें कैमरे में कहीं दूसरी जगह आ रहे हैं, ठीक है, या कहीं दूसरी जगह, जो भी आपके मौके पे नहीं थी, जो डिफेंस है वो डिफेंस संबंधी आप डिफेंस में पेश करना है ना, तो उससे भी आप ये साबित कर पाओगे कि आप मौके पे नहीं थे, ये भी आपका एक पक्का डिफेंस है। और फिर जो क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ उसके आधार पर भी आप डिफेंस आपको लेनी है, यानी जो फाइनल आर्ग्यूमेंट में आपकी डिफेंस होती है, एक तो एफआईआर, दूसरा पुलिस चालान रिपोर्ट, ठीक है, उसमें नक्शा गवाह, मौका नक्शा, डॉक्टरी गवाह सब आ गया ना। फिर पुलिस रिपोर्ट के बाद आप पुलिस चालान के बाद आ गई जो होती है उसमें आपके गवाही, सारे गवाह आ गए, और फिर सारे गवाहों की जीरो, फिर आपका डिफेंस, ये सारी चीजें मिलकर आपको जो आप स्टोरी बना रहे हो उस स्टोरी को सिद्ध करना चाहिए कि भाई वास्तव में अपराध मेरे द्वारा नहीं किया गया, अपराध के समय में मौके पर नहीं था, या मैंने अपनी सुरक्षा के लिए अपराध किया था। तो जज साहब को समझ में आएगा मामला क्या है। इसमें सबसे बड़ा जो आपको ध्यान रखना है, आपकी स्टोरी कहने का आपको मौका कहां मिलेगा, अभियुक्त को बयान मुलजिम, जो 313 सीआरपीसी है, वहां पर जज साहब पूछते हैं कि भाई ये गवाह आपके विरुद्ध क्यों बोलते हैं, क्या स्टोरी। उस समय आपको आपकी स्टोरी अभियुक्त के थ्रू जज साहब को बतानी पड़ेगी, और वही स्टोरी फिर आपको डिफेंस में भी लेनी, क्योंकि बयान मुलजिम के बाद डिफेंस होते हैं, और डिफेंस के बाद जो आप बहस कर रहे हो उस बहस में भी वही स्टोरी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें तो कह रहा है साहब मैं मेरा हल्की फुल्की मारपीट की थी, मैं तो खड़ा था, और डिफेंस में आप कह रहे हो वो मौके पे नहीं था। यानी कि मैं आपको एक बात महत्वपूर्ण और बता दूं कि जो आप पत्रावली में जो आपका बचाव लेते हो वो पूरी पत्रावली में एक ही प्रकार का होना चाहिए। जैसे आपने जब जमानत का आवेदन कराया तब तो कुछ और लिख दिया कि साहब मैंने तो मान था ही नहीं, या मैंने मारपीट नहीं की, मैं तो पास खड़ा था, या ऐसा कुछ बात कर दी। फिर आपने प्रसंज्ञान की जो बहस की उसमें कुछ और लिख दिया, फिर आरोप की जो बहस की उसमें कुछ और लिख दिया, है ना। फिर बयान मुलजिम में आपने कुछ और बता दिया, फिर डिफेंस में आपने कुछ और बता दिया, है ना, और बहस में आप कुछ और बताते हो। तो हर बार आपकी अलग अलग घटनाएं आपको
झूठा साबित कर देगी। और कई बार तो ऐसे मूर्खतापूर्ण काम हो जाता है कि आदमी वास्तव में उसने घटना नहीं की, फिर अलग अलग बार कहने के वो नहीं फंस रहा होता, तो कुएं में खुद ही घुस जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। यानी कि आपके पास बोले कितनी सारी पत्रावली हो। अब इसका मैं बताता हूं, मैं जो क्या करता हूं, ये मेरी पत्रावली है ना। तो पत्रावली के आगे 2 पेज ब्रीफ के लिख लो कि भाई तेरे साथ क्या होता है। जब एक्यूज अपने पास आता है ना पहली बार, तो क्या हुआ था, क्यों मारपीट हुई थी, क्या कारण है, हुई कि नहीं हुई, कहाँ हुई थी, कौन कौन मौके पे थे, मौके की घटना किसी हो सकता है, मौके के स्थान भी आप देख लो, पूरा आप देख लो कौन कौन था, कौन जो, फिर पता चलो पत्रावली में चालान में किसको हुआ बनाया और मौके पे कौन था। तो इस प्रकार से आपके दिमाग में क्या स्टोरी बन सकती है, इनकी जमीन का मुरा झगड़ा है, इसकी पत्नी का झगड़ा है, कि मुझे क्या डालना है, इसने झूठा क्यों फंसाया। जैसे आपको बताना पड़ेगा कि साहब इसकी पत्नी का झगड़ा है, इसके भाई को झगड़ा है, इसकी जमीन का झगड़ा है, इसलिए झूठा मुकदमा किया। इस प्रकार की जो आपकी बात है वो डिफेंस आपको पहले आपको शॉर्ट में लिख लेना चाहिए, फिर आपकी ब्रीफ भी आपको बना लेनी चाहिए। हालांकि आपको एक्यूज को बुलाकर जब भी क्रॉस एग्जामिनेशन करो तब एक्यूज को बुलाकर उसके सामने ही करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि एक्यूज पेश पे आते ही नहीं, इधर से गवाह आ जाते हैं, फिर आपको फाइल का पता ही नहीं होता, आप भूल जाते हो, क्योंकि जो चालान आया उसे 6 महीने बाद, साल भर बाद आपके गवाह आ रहे हैं, उनके आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हो, तो आप भूल जाओगे क्या हुआ, फिर आपको पता ही नहीं कि मुझे डिफेंस क्या लेना, फिर ऐसे हवा में लठ मारोगे तो वो लठ आपके सिर पर आकर ही गिरेगा और आपका जो एक्यूज है उसको सजा होगी। और उसके सजा होने से क्या मतलब, आपकी गुडविल खत्म होगी, और गुडविल खत्म होने का मतलब क्या हुआ, वकालत धीरे धीरे माइनस में चली जाएगी। तो वकालत को जमाने के लिए आपको केवल एक्यूज को जिताना, केवल उससे पैसा लेना नहीं, नेक्स्ट मुकदमा का वो द्वार खोल देता है, यानी कई सारे मुकदमों का द्वार हमेशा खोलता है। तो आपको एक अच्छी डिफेंस हमेशा लेनी चाहिए। और अच्छी डिफेंस लेने के लिए अपन फौजदारी मामले में अलग अलग प्रकार के, जैसे छोटे छोटे मामले समझेंगे पहले, जैसे 323, 341 जैसे सेक्शन है वही देख लेंगे ना। और जैसे फिर अपन ने मान लो कर दिए 325 वाला एक थोड़ा बड़ा मामला ले लिया, फिर 498 वाला ले लिया है ना, फिर मामला दहेज वाला आ गया, फिर मामला ले लिया मैं आर्म्स एक्ट का ले लिया, ठीक है, फिर कुछ दारू वाले ले लेंगे ये भी आते रहते हैं दारू वाले मामले, ये भी ले लेंगे। फिर और क्या रह गया है, दारू वाले मामले आ गए, ठीक है बस यही है। और फिर 420 का ले लेते हैं, चलो 420 ले लेंगे, 120 भी, ऐसे 5-7 मामलों की फाइल खोल के क्या क्या डिफेंस ली एक एक फाइल को, फिर थोड़ा स्पीड से करेंगे, 2-2 3-3 वीडियो में, 2 या 3 वीडियो में पूरी फाइल की, ये फाइल थी, ऐसा डिफेंस ये लिया है इसने, क्रॉस एग्जामिनेशन में ये का, पीडीएफ से फाइल भी आपको उपलब्ध करा देंगे ताकि आपको फटाफट समझ में आ सके, और कुछ फाइलें भी आपको पीडीएफ के जरिए आपके पास पहुंच सके। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आप कुछ मैसेज के जरिए और भी कुछ पूछना चाहते हो या कुछ कहना चाहते हो तो मैसेज जरूर करें, मैं सबके मैसेज पढ़ता हूँ, एक भी मैसेज ऐसा नहीं है जिसका मैंने रिप्लाई नहीं दिया हो। समय निकाल कर मैं रिप्लाई देता हूँ। जब कोर्ट में दूसरे एडवोकेट चाय पी रहे होते हैं, मैं भी चाय पी रहता हूँ, तब भी मैं आपके मैसेज देख के फटाफट, जब भी मैं कहीं फंक्शन में जाता हूँ, कोई बैठे होते हैं, हाँ नाश्ता आएगा, चाय आएगी, पोए आएंगे, है ना, और समय है तो फटाफट मैं मैसेज करता हूँ, या गाड़ी कोई दूसरा चला रहा होता है और मैं गाड़ी पीछे बैठा तब भी आपके मैसेज के रिप्लाई देता हूँ। यानी कि समय जैसे ही मुझे 10 मिनट में लगा, यानी घर से कई मेहमान जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, मैं गाड़ी में बैठा हूँ और वही तैयार होकर आ रही है, 10 मिनट लगे तो भी मैं आपके मैसेज के रिप्लाई उस समय देता हूँ। यानी कि मुझे जब भी समय मिलता है तो मैं पहले मैसेज के रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, या फिर नेक्स्ट वीडियो की प्लानिंग बनाता हूँ। आपको पता है अभी मैं अहमदाबाद गया था, अभी मैंने जो एक साथ एक थंबनेल बनाया है, एक साथ मैंने एक पोस्ट पे 10 से 12 मैंने थंबनेल डाले थे कि ये वीडियो बनेगी एफआर पे। तो वो सारे थंबनेल मैंने यहाँ से, मैं अहमदाबाद गया था, 4 घंटे का रास्ता था, तो रास्ते में बनाए, सीट पे बैठ के आराम से सारे थंबनेल बना दे के एफआर अब लगा नहीं रहे, है ना। तो यानी कि आपको इस मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप व्यस्त होंगे तो आपके पास बिल्कुल समय नहीं मिलेगा, और पढ़ने का तो बिल्कुल समय समझ लो 0 हो जाएगा। इसलिए ये 3 घंटा आप नहीं पढ़ रहे हो ना, तो घंटा ही कुछ होने वाला नहीं है, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। थैंक यू।